हेलो बच्चों, डॉक्टर ग्रीन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। आज की सेशन में हम इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल साइंस पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जेड से रिलेटेड जो भी बच्चों के डाउट्स हैं वो क्लियर करना चाहते हैं कि आपका जो जेड का एग्ज़ाम है वो टेंटेटिव जो डेट है वो है आपकी 29 जून के अंदर। ठीक है, आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है। तो जो भी बच्चे फ्रेशर हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट हैं उसमें से केवल 40% स्टूडेंट वो हैं जो लॉन्ग ईयर बैचेस के अंदर है, जो साल भर से तैयारी कर रहे हैं। बाकी के बचे 60% जो क्वेश्चन है उनमें से केवल 30% जो स्टूडेंट है वो भी सीरियस होके क्रैश कोर्स के लिए स्टडी करने आए कि उनको 2 महीने के अंदर 12th के साथ में सिलेक्शन चाहिए। क्लियर? तो बाकी के जो 30% स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में एक इमेजिनेशन है कि 2 महीने में क्या ही होने वाला है। क्लियर? तो आपका कंपटीशन केवल 70% स्टूडेंट के साथ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बच्चे क्रैश कोर्स में आए उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और आपका टाइम पीरियड भी बढ़ा दिया गया है पहले से, तो ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के सेशन में हम इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल साइंस के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि सॉइल क्या होती है, सॉइल की ब्रांचेस क्या होती है, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, इन सारे के सारे पॉइंट्स को अपन आज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले सॉइल की डेफिनेशन हमेशा से आप पढ़ते आए हो, आपने 12th में पढ़ा भी होगा कि सॉइल क्या होती है, सॉइल कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, ये सारा आप पहले पढ़ चुके हो। फिर से अपन एक बार रिवाइज करते हैं कि सॉइल जो है आपके किस लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। किस लैंग्वेज का वर्ड है? लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जो किससे मिलके बना है? सोलम। किससे मिलके बना है? सोलम। और सोलम का अर्थ होता है फ्लोर। फ्लोर क्या होता है सोलम का अर्थ? फ्लोर या फर्श। क्लियर? उसके बाद में जो जनरल कैरेक्टर सॉइल के है वो क्या है कि सॉइल क्या है? एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। क्या है? त्रिविमीय संरचना है। इट मीन्स इसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और गहराई है। अगर सॉइल के रेफरेंस पे अपन बात करते हैं तो किसकी बात करेंगे अपन? गहराई की। क्लियर? उसके बाद में सेकंड जो पॉइंट है कि जो लैंड है, जो आपकी लैंड है वो क्या है? 2D स्ट्रक्चर। क्या है उसकी? 2D स्ट्रक्चर है, मतलब लंबाई और चौड़ाई। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लैंड बिटवीन सॉइल। सॉइल जो होती है वो आपकी होती है कल्टिवेटेड। क्या होती है? कल्टिवेटेड। जबकि लैंड क्या होती है? अनकल्टिवेटेड होती है, नॉन कल्टिवेटेड होती है। मतलब आपकी बिल्डिंग्स हैं, आपकी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, ब्रिज वगैरह हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं? अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर। जबकि आपकी क्रॉप प्रोडक्शन आप जो करते हो वो सारे के सारे किस में आते हैं? आपके सॉइल के अंदर। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ सॉइल की। उससे पहले सॉइल की जो जनरल डेफिनेशन है उसके बारे में अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे कि सॉइल की अगर जनरल डेफिनेशन की बात करें तो अपर सरफेस ऑफ अर्थ क्रस्ट। अपर सरफेस ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो परत होती है वो क्या कहलाती है? आपकी सॉइल कहलाती है। अगर साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करते हैं तो सॉइल का जो फॉर्मेशन है, सॉइल का जो निर्माण है वो आपके पैतृक पदार्थों पर यानी पेरेंट मटेरियल पर प्राकृतिक बल लगने की वजह से, मतलब नेचुरल फोर्सेस की वजह से हुआ है। क्लियर? सॉइल का फॉर्मेशन प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बल लगने की वजह से हुआ है। क्लियर? उसके बाद में बात करते हैं किसकी अपन? सॉइल साइंस की ब्रांच की। तो सबसे पहले आती है आपकी पेडोलॉजी। कौन सी आती है? पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी के बारे में अपन जब पढ़ते हैं तो पेडोलॉजी के अंदर आप क्या करोगे? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। तो आप इसमें मृदा के निर्माण, उसके वितरण एवं वर्गीकरण का क्या करते हो? आप अध्ययन करते हो। क्लियर? गॉट इट? उसके बाद में पेडोलॉजी में जो पेडोन वर्ड है वो आपके ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है सॉइल या अर्थ। क्या होता है? सॉइल या अर्थ। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी। सॉइल क्या है? एक प्राकृतिक पिंड है। किसके अनुसार? पेडोलॉजी के अनुसार। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? उसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी? इडेफोलॉजी की। किसकी बात करेंगे? इडेफोलॉजी की। तो अकॉर्डिंग टू इडेफोलॉजी सॉइल क्या है? एक नेचुरल हैबिटेट है। क्या है? नेचुरल हैबिटेट है। इडेफोलॉजी में जो इडेफोस है उस वर्ड का क्या मीनिंग है? ग्राउंड। उस वर्ड का क्या मीनिंग है? ग्राउंड। क्लियर? अगर बात करते हैं इडेफोलॉजी की तो
तो इडेफोलॉजी के अंदर अपन क्या करते हैं, सॉइल और प्लांट्स के बीच में जो रिलेशनशिप पाया जाता है, सॉइल और प्लांट्स के बीच में जो रिलेशनशिप पाया जाता है उसकी जो स्टडी करते हैं अपन किसके अंदर करते हैं, इडेफोलॉजी के अंदर करते हैं। क्लियर? ये था आपका जनरल, जिसमें अपन ने सॉइल के बारे में पढ़ा, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसके बाद में डेफिनेशंस, कैरेक्टर पढ़े अपन ने सॉइल के, उसके बाद में सॉइल की ब्रांचेस पढ़ी। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, वो है आपका कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल साइंस, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल या सॉइल साइंस। उसके बाद में इसको दो भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है आपका पोर स्पोर। क्या आता है आपका? पोर स्पोर, रंध्रावकाश। कितने परसेंट? 50%। कितना परसेंट? 50%। उसके बाद में बात करते हैं किसकी? सॉलिड पोर्शन की। किसकी बात करेंगे? सॉलिड पोर्शन की। तो सॉलिड पोर्शन कितना होता है आपका? 50%। ये भी कितना होता है? 50%। 1 बाई 1 करके अपन सारा पढ़ेंगे कि पोर स्पोर में क्या क्या पाया जाता है, सॉलिड पोर्शन में क्या क्या पाया जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी? पोर स्पोर की। किसकी? पोर स्पोर की या रंध्रावकाश की। तो इसमें दो प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। पहला होता है वाटर। क्या होता है? वाटर। दूसरा क्या होता है? सॉइल। वाटर कितने रेशियो में होता है? 25%। और एयर कितने रेशियो में होती है? 25% के रेशियो में। क्लियर? उसके बाद में बात करते हैं अपन सॉइल वाटर की। किसकी बात करेंगे? सॉइल वाटर की। तो सॉइल वाटर सॉइल के अंदर कितना होता है? 25% के रेशियो में प्रेजेंट होता है। क्लियर? उसके बाद में बात करेंगे अपन कि आपका जो वाटर होता है, सॉइल वाटर होता है, वो 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? 3 टाइप्स का। सबसे पहले गुरुत्वीय जल, उसके बाद में आपका केशीय जल और आर्द्रताग्राही जल। ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर और आपका हाइड्रोस्कोपिक वाटर। क्लियर? गॉट इट? अब 1 बाई 1 करके अपन सारा पढ़ेंगे कि आपका गुरुत्वीय जल क्या होता है, आर्द्रताग्राही जल क्या होता है, सारा। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? ग्रेविटेशनल वाटर की, गुरुत्वीय जल की। तो गुरुत्वीय जल जो है वो सॉइल के अंदर किस दाब पर प्रेजेंट होता है? -1/3 या -0.33 बार के ऊपर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्लियर? उसके बाद में बात करते हैं, यह जल अधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कहाँ चला जाता है? निचले सहस्तरों में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? लोअर सरफेस पे चला जाता है। इसकी वजह से प्लांट को क्या नहीं होता? उपज उपलब्ध नहीं हो पाता। उसके बाद में बात करते हैं, इसका सबसे अधिक जो नुकसान है वो किसके द्वारा होता है? लार्ज पोर स्पोर के द्वारा, बड़े रंध्रावकाशों के द्वारा इसका नुकसान सबसे ज्यादा होता है। क्लियर? उसके बाद में बात करते हैं कैपिलरी वाटर या केशीय जल की। किसकी बात करेंगे? कैपिलरी वाटर या केशीय जल की। तो जो आपका केशीय जल होता है, कैपिलरी वाटर जो होता है, वो आपका फील्ड कैपेसिटी से लेकर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के मध्य पाया जाता है। किसके मध्य पाया जाता है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, यानी स्थायी मलानी बिंदु। क्लियर? उसके बाद में बात करते हैं कि संपूर्ण केशीय जल पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता। संपूर्ण केशीय जल पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता। तो फिर कौन सा जल उपलब्ध होता है? आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी है कि अगर संपूर्ण केशीय जल पौधों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो कौन सा जल होता है? तो आपके फील्ड कैपेसिटी से लेके, यानी क्षेत्र क्षमता से लेके, कहां से? फील्ड कैपेसिटी या क्षेत्र क्षमता से लेके विल्टिंग पॉइंट, मलानी बिंदु तक का जो वाटर होता है वो ही केवल पौधों को उपलब्ध होता है। अब बात करेंगे फील्ड कैपेसिटी की। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है? जानते हो आप? फील्ड कैपेसिटी में क्या होता है? आपके माइक्रो और जो मैक्रो पोर स्पोर है, माइक्रो और मैक्रो पोर स्पोर जो हैं वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? फिल हो जाते हैं। मतलब छोटे और बड़े जो रंध्रावकाश हैं वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? वाटर से भर जाते हैं। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा वाटर बचता है वो कहाँ जाता है? आपकी सॉइल की अपर सरफेस पे। कहाँ जाता है? सॉइल की अपर सरफेस पे। और उसी को क्या कहते हैं अपन? फील्ड कैपेसिटी या क्षेत्र क्षमता कहते हैं। क्लियर? उसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी? विल्टिंग पॉइंट की। किसकी बात करेंगे? विल्टिंग पॉइंट की। तो विल्टिंग पॉइंट क्या होता है? प्लांट्स के लिए सॉइल में न्यूनतम जो नमी की मात्रा होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? विल्टिंग पॉइंट। पौधों के लिए मृदा में उपस्थित नमी की न्यूनतम मात्रा ही क्या कहलाती है? विल्टिंग पॉइंट कहलाती है। क्लियर? उसके बाद में बात करेंगे किसकी? PWP, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, स्थायी मलानी बिंदु। तो स्थायी मलानी बिंदु जो होता है एक तरीके का क्या है? डेड लाइन है। क्या है? डेड लाइन है। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। अगर वाटर का लेवल इससे नीचे चला जाता है तो पौधा क्या होता है? मुरझाना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है? पौधा मुरझाना स्टार्ट कर देता है। क्लियर? उसके बाद में अपन पढ़ेंगे आर्द्रताग्राही जल। क्या पढ़ेंगे? आर्द्रताग्राही जल। उससे पहले बात करते हैं केशीय जल की। तो केशीय जल
मृदा में किस दाब पर उपलब्ध होता है? -1/3 से लेके -31 बार पर, -1/3 से लेके -31 बार पर आपका केशिय जल उपलब्ध होता है। क्लियर? उसके बाद में बात करते हैं आप हाइग्रोस्कोपिक वाटर की। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, आर्द्रताग्राही जल। क्लियर? तो आर्द्रताग्राही जल जो होता है वो मृदा के कणों पर, सॉइल जो पार्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर किसके रूप में पाया जाता है? जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। क्लियर? उसके बाद में बात करते हैं आपका जो आर्द्रताग्राही जल है, आपका जो आर्द्रताग्राही जल है, आपका जो आर्द्रताग्राही जल है वो किस दाब पर उपलब्ध होता है सॉइल के अंदर? -31 बार पर। किस पर? -31 बार पर। क्लियर? अब बात करते हैं उपलब्धता की। तो केशिय जल जो है, सॉरी आर्द्रताग्राही जल जो है वो किसको उपलब्ध होता है? सूक्ष्म जीवों को। किसको? सूक्ष्म जीवों को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके जितने भी सॉइल के अंदर प्रेजेंट है उनको उपलब्ध होने वाला जल कौन सा है? आर्द्रताग्राही जल। क्लियर? उसके बाद में पोर स्पोर में वाटर हो गया। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे सॉइल एयर के बारे में, मृदा वायु के बारे में। किसके बारे में? मृदा वायु के बारे में। तो मृदा में वायु मृदा कणों के मध्य पाए जाने वाले रिक्त स्थानों में उपस्थित होती है। एयर इन सॉइल इज प्रेजेंट इन द पोर स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है, खाली स्थान पाया जाता है, उनके अंदर क्या होती है? सॉइल एयर प्रेजेंट होती है। क्लियर? आगे देखते हैं। तो मृदा के अंदर 10% रंध्रावकाश तो होने ही चाहिए। कितने? 10% रंध्रावकाश होने चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं अपन किसकी? नेक्स्ट पॉइंट की। तो वायुमंडल की तुलना में मृदा में लगभग 8 से 10 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। एनवायरमेंट की कंपैरिजन में सॉइल के अंदर 8 to 10 टाइम्स मोर क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। क्लियर? उसके बाद में बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ जो एरिया है, मोस्ट ऑफ जो पोर्शन है वो कौन सी गैसेस कवर करती हैं? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन लगभग 79% पाई जाती है। किसके अंदर? सॉइल के अंदर और एनवायरनमेंट के अंदर। और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 21% किसके अंदर पाई जाती है? एनवायरनमेंट के अंदर और सॉइल के अंदर। बट सबसे स्टार मार्क लगा लो कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। कार्बन डाइऑक्साइड मृदा में तो कितनी होती है? 0.3%। कितनी? 0.3%। और जबकि एनवायरनमेंट में कितनी होती है? 0.03%। क्लियर? अगर आर्गन की बात करते हैं तो आर्गन पाई जाती है आपकी मृदा में 0.93% और वायुमंडल में भी कितनी पाई जाती है? 0.93%। क्लियर? तो ये था आपका पोर स्पोर वाला पोर्शन। उसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी? सॉलिड पोर्शन की। किसकी बात करने वाले हैं? सॉलिड पोर्शन की। यहां तक करके किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप बता सकते हो, पूछ सकते हो। बाकी क्लास खत्म होने से पहले अपन एक बार और रिवीजन कर लेंगे। तो अब बात कर रहे हैं हम किसकी? सॉलिड पोर्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? सॉलिड पोर्शन की। तो सॉलिड पोर्शन में आपके खनिज पाए जाते हैं कितने? 45% तो क्या पाए जाते हैं आपके? खनिज। और ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है आपका कितना? 5%। कितना? 5%। क्लियर? यहाँ तक आया समझ में? अब बात करते हैं किसकी? मिनरल्स की, खनिज पदार्थ की। किसकी बात करेंगे? खनिज पदार्थ की। तो मृदा में कुल ठोस भाग में लगभग 90% क्या पाए जाते हैं? खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर ने पहले तो बोला था 45, लेकिन यहाँ कितना है? 90। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको स्पेशली पूछा हुआ है कि कुल ठोस भाग में, किसमें? कुल ठोस भाग में, तो कुल ठोस भाग का मतलब हो गया कि सॉलिड पोर्शन कितना है? 100% है। अगर कुल ठोस भाग के लिए पूछ रहा है तो सॉलिड पोर्शन कितना है? 100% है। तब जाके ये 45 की जगह कितना हो गया? 90%। क्लियर? अगर आपको डायरेक्टली पूछता है कि मृदा के अंदर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, तब आपको कितना करना है? 45% करना है। कितना करना है? 45%। अगर आपको स्पेशली पूछे कि टोटल सॉलिड पोर्शन के अंदर मिनरल्स कितने पाए जाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 90%। क्या करना पड़ेगा? 90%। क्लियर? आगे चलिए, अब बात करते हैं मिनरल्स के फॉर्मेशन की। तो चट्टानों के अपक्षय से ही खनिज पदार्थों का निर्माण होता है। चट्टानों के अपक्षय से ही खनिज पदार्थों का निर्माण होता है, जिससे आगे मृदा का निर्माण होता है।
ये तो होगी एक डेफिनेशन। अगर दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं तो दूसरी डेफिनेशन क्या होगी कि दो या दो से अधिक तत्व मिलकर जिस ठोस पिंड का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके? खनिज या मिनरल्स कहलाते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कि जो आपके सॉइल मिनरल्स होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ जो एरिया है, अधिकतम जो भाग है वो कौन कवर करता है? ये तीन खनिज। कौन कौन से? फेल्सपार, क्वार्ट्ज और माइका। फेल्सपार जो है वो कितना है? 46%। कितना है? 46%। और क्वार्ट्ज कितना है आपका? 36%। 36% क्या है आपका? क्वार्ट्ज। और 10% क्या है आपकी? माइका। अगर आप तीनों को ऐड करोगे तो लगभग 94% एरिया तो केवल ये तीन खनिज कवर कर रहे हैं टोटल मिनरल्स का। क्लियर? टोटल खनिज का। उसके बाद में बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल की, है ना, धातु और अधातु खनिज की। तो नॉन मेटल में कौन आता है आपके? ऑक्सीजन और सिलिका। अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज वैल्यू की बात करते हैं तो ऑक्सीजन आपकी पाई जाती है कितनी? 46%। कितनी पाई जाती है? 46% तो आपकी क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। और 27% क्या पाई जाती है? आपकी सिलिका पाई जाती है। क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत? उसके बाद में बात करते हैं किसकी? मेटल की। किसकी बात करेंगे? मेटल की। तो मेटल में आपका आयरन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। आयरन और एल्यूमिनियम। अगर आयरन की परसेंटेज की बात करते हैं तो 5% आपका क्या पाया जाता है? सॉइल के अंदर आयरन पाया जाता है और 9% आपका एल्यूमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम। क्लियर? तो हम बात कर चुके हैं किसकी? सॉलिड पोर्शन के अंदर मिनरल्स की। अब बात करेंगे किसकी? ऑर्गेनिक मैटर की। किसकी बात करेंगे अपन? ऑर्गेनिक मैटर की। तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। अब बात करते हैं कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपके जीवित जीवांश पदार्थ है, उनके अपघटन से ही किसका निर्माण हुआ है? ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण हुआ है। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो मेनली किसका सोर्स होता है? नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन का। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर में 58% क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। टोटल ऑर्गेनिक मैटर में 58% क्या पाया जाता है? आपका कार्बन पाया जाता है। क्लियर? और आपको पता है टोटल सॉलिड पोर्शन में कितना परसेंट है ऑर्गेनिक मैटर? 3 to 5%। कितना? 3 to 5%। इसके बाद में अपन बात करने वाले हैं सॉइल प्रोफाइल की। किसकी बात करेंगे? सॉइल प्रोफाइल की। क्या होती है? सॉइल प्रोफाइल आपका वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल, वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल अप टू अपर सरफेस टू अंडर लेयर पेरेंट मटेरियल। मतलब क्या हुआ इसका कि मृदा की ऊपरी सतह से लेकर पैतृक पदार्थों तक ऊर्ध्वाधर कट लगाने पर जो परतें आपको दिखाई देती हैं उन्हें तो क्या कहते हैं अपन? सेंसर या हॉरिजॉन। क्या कहते हैं? सेंसर या हॉरिजॉन्स कहते हैं। और कंप्लीटली हॉरिजॉन्स को क्या कहेंगे अपन? कंबाइंड रूप से सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं सॉइल प्रोफाइल की डेफिनेशन कि मृदा की ऊपरी सतह से लेकर पैतृक पदार्थों तक ऊर्ध्वाधर कट लगाने पर जो परतें दिखाई देती हैं उन्हें सहस्तर कहते हैं तथा सभी सहस्तरों को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे अपन? मृदा परिच्छेदिका कहेंगे। क्लियर? उसके बाद में बात करते हैं किसकी? मास्टर हॉरिजॉन की। किसकी बात करेंगे? मास्टर हॉरिजॉन या मुख्य सहस्तर की। तो O, A, E, B और C ये तो आपके क्या होते हैं? मुख्य सहस्तर होते हैं। O, A, E, B और C। उसके बाद में बात करेंगे किसकी? सोलम या सत्य मृदा की। सोलम या सत्य मृदा की। तो A प्लस B को अपन क्या कहते हैं? सोलम या सत्य मृदा। सोलम या सत्य मृदा। उसके बाद में बात करेंगे खनिज सहस्तर की। किसकी? खनिज सहस्तर की। तो A, E, B और C तीनों को कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं अपन? खनिज सहस्तर। क्या कहते हैं? खनिज सहस्तर। अगर बात करें रिगोलित की तो A प्लस B प्लस C, A, B और C तीनों सहस्तरों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? रिगोलित कहते हैं। क्या कहते हैं? रिगोलित कहते हैं। क्लियर? ये देखिए सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम। सबसे पहले O सहस्तर, इसके बाद में A सहस्तर, A में
ई सहस्त्र, फिर ये बी और ये सी और ये आर। अब ओ सहस्त्र को तीन सब हॉरिजॉन में बांटा है, उप सहस्त्र में बांटा है, O1, O2 और O3। O1 जो होता है इसमें क्या पाया जाता है, अल्प अपघटित क्या पाए जाएंगे, कार्बनिक पदार्थ। क्या पाए जाते हैं, अल्प अपघटित कार्बनिक पदार्थ। और O2 के अंदर क्या पाया जाता है, पूर्ण अपघटित कार्बनिक पदार्थ। क्या पाए जाते हैं, पूर्ण अपघटित कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर। और O3 का काम क्या होता है, कंजक्शन का। ये क्या करता है, O और A सहस्त्र को जोड़ने का काम करता है। आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा, O3। सेम ऐसे ही क्या होता है, A को तीन उप सहस्त्रों में बांटा है, A1, A2 और A3 के अंदर। क्लियर। A1 और A3 का काम क्या है, कंजक्शन का। क्या है, कंजक्शन का काम है। और उसके बाद में अगर बात करें A2, तो A2 को ही ई हॉरिजॉन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, ई हॉरिजॉन के नाम से जाना जाता है। जो ई का मतलब क्या होता है, इल्यूविएशन। इल्यूविएशन यानी निक्षालन, लीचिंग या निक्षालन क्या होता है कि घुलनशील लवण, कार्बनिक पदार्थ एवं पोषक तत्वों का जल के साथ घुलकर अपर सरफेस से लोअर सरफेस में जाना ही क्या कहलाता है, आपका लीचिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, लीचिंग कहलाता है। क्लियर। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वॉश आउट। क्या कहते हैं, वॉश आउट हॉरिजॉन भी कहते हैं, वॉश आउट। क्लियर। उसके बाद में बात करेंगे किसकी, बी सहस्त्र की। किसकी बात करेंगे, बी सहस्त्र की। तो बी सहस्त्र को भी तीन उप सहस्त्रों में बांटा है, V1, V2 और V3, जिसमें V1 और V3 का काम क्या है, कंजक्शन का। और B2 सहस्त्र में क्या होता है, आइल्यूविएशन या निक्षेपण होता है। निक्षेपण का मतलब क्या है, घुलनशील लवणों, कार्बनिक पदार्थों एवं पोषक तत्वों का ऊपरी सहस्त्र से घुलकर निचले सहस्त्रों में आकर इकट्ठा होना ही क्या कहलाता है, आपका इल्यूविएशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इल्यूविएशन कहलाता है या निक्षेपण कहलाता है। और सी सहस्त्र में आपके क्या पाए जाते हैं, अल्प अपघटित पेत्रक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अल्प अपघटित पेत्रक पदार्थ पाए जाते हैं। और आर सहस्त्र में क्या है, कठोर चट्टाने। क्या है, कठोर चट्टाने। उसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी, सरफेस सॉइल और सब सरफेस सॉइल के डिफरेंशिएशन की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सरफेस सॉइल की। तो ये क्या होती है, पूर्ण अपक्षयित होती है। मतलब वेल डिकम्पोजिशन के बाद में जो सॉइल बनती है वो क्या कहलाती है, आपकी सरफेस सॉइल। और लेस डिकम्पोजिशन यानी आंशिक रूप से अपक्षयित होने के बाद में किसका निर्माण होता है, सब सरफेस सॉइल का। किसका, सब सरफेस सॉइल का। क्लियर। उसके बाद में बात करते हैं कि इसमें पोर, स्पोर या रंध्रअवकाश क्या होते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और जबकि इसमें कम मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि इसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या एवं क्रियाशीलता अधिक होती है, और इसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या एवं क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसमें कार्बनिक पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये अधिक उपजाऊ होती है, ये कम उपजाऊ होती है। उसके बाद में इसकी डेप्थ की बात करें तो 0 से 15 सेंटीमीटर की डेप्थ पर तक कौन सी मिलती है, सरफेस सॉइल। और मोर देन 15 सेंटीमीटर पे क्या मिलती है, आपकी सब सरफेस सॉइल। और इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की बात करें तो सरफेस सॉइल की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में, सब सरफेस सॉइल की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। क्लियर। अगर इंट्रोडक्शन में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके बारे में, उसमें अपन देखेंगे रॉक्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, सबके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर। जाने से पहले एक कोड लाइन है, एक छोटी सी शायरी है, वो सुन लीजिए आप। क्या है छोटी सी शायरी, कि लाख कोशिशों के बाद भी वो मेरा ना हो सका। विचरते वक्त आंसू तो बहुत आए, पर उसके सामने मैं रो ना सका। शायद वो आज किसी और के साथ खुश है,
शायद वो आज किसी और के साथ खुश है, पर मेरा क्या जो आज तक किसी का ना हो सका। छोटी सी लाइन थी। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।